हेलो स्टूडेंट्स, साइंस बाय एकता मैम चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास है ये क्लास 9th के लिए हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे वर्क और एनर्जी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। उस चैप्टर को आज हम फाइनली कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो छोटी सी क्लास है और काफी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं वो इस क्लास में आपको मिलेंगे, जो कि हाफ ईयरली एग्जाम्स में आपके काम आने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं। एक बार छोटा सा रिकैप ले लेते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। तो देखिए, लास्ट क्लास जब हमने पढ़ी थी तो उसमें एक तो हमने जो मेन चीज पढ़ी थी वो हमने पढ़ी थी काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ा था, जिसका हमने फॉर्मूला भी डेवलप किया था जो कि था 12mv²। इसका एक न्यूमेरिकल भी हमने सॉल्व किया था। उसके बाद हमने पढ़ा था पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले के बारे में भी हमने बात की थी कि mgh होता है ना, ये हमने पढ़ा था। साथ ही साथ हमने ये भी पढ़ा था कि ये जो mgh है यानी ये पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, ये जिस भी रास्ते से उस चीज को ग्रेविटेशन के अपोजिट डायरेक्शन में हम लेकर जा रहे हैं उस पर डिपेंड नहीं करती है। इसका एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि एक ये लकड़ी का ब्लॉक है, इसको हम ऊपर लेकर जाते हैं तो इस पर लगने वाली पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू mgh होती है। अगर इसको डायरेक्टली हम h ऊंचाई तक लेकर जा रहे हैं, m आकार की m वजन वाली वस्तु को, लेकिन इसी को अगर हम ऐसे सीधे ना ले जाकर इस तरीके से घुमा कर ले जाते हैं और उतनी ही ऊंचाई s तक ले जाते हैं, तो हमने ये जाना था कि ये जो रास्ता है जिस पर हम घुमाते हुए इस ऑब्जेक्ट को, जिसका कि मास m है, h ऊंचाई तक लेकर गए हैं, तो जो ले जाया गया रास्ता है उस पर पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड नहीं करती है। वैल्यू दोनों ही कंडीशंस में पोटेंशियल एनर्जी की इक्वल आती है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी हमने पढ़ ली थी। काइनेटिक एनर्जी हर मूव करती हुई वस्तु के अंदर क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, और हर वस्तु के अंदर उसकी स्थिति के कारण जो एनर्जी है उसे पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। जैसे बहती हुई हवा है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन टैंक के अंदर स्टोर्ड पानी है या डैम के अंदर स्टोर्ड पानी है तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, चलिए तो अब आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। इस चैप्टर को आज हम कंप्लीट कर लेते हैं और फिर आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि नेक्स्ट चैप्टर आपको कौन सा पढ़ना है। कल उस चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए, जो अब हमारा अगला टॉपिक है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो ये कहता है, पहली बात तो हम ये जाने कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है ये डिपेंड करता है किस पर, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी पर डिपेंड करता है। ठीक है, इसके लिए हमको सबसे पहली बात जो जाननी है वो है कि ये जो लॉ है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, ये क्या कहता है। तो पहली बात तो ये कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो हमें ये कहता है, दो लॉ है इसके। फर्स्ट लॉ जो है वो ये कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। यानी कि ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। जो भी एनर्जी हम हमारे आसपास जितनी भी तरह की देखते हैं उनको ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। और सेकेंड लॉ जो है वो ये कहता है कि ये एनर्जी जिसको ना तो हम बना सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, लेकिन इसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर। ठीक है, इसको हिंदी में लिखें तो ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। और क्या किया जा सकता है, सेकंड लॉ या दूसरा नियम क्या कहता है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। और ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के दो इंपॉर्टेंट लॉ। ठीक है,
चलिए अब आगे चलते हैं। अब इसको एग्जाम्पल की मदद से समझें। भाई साइंस हमें क्या सिखाती है कि हर चीज फैक्ट्स पर डिपेंड करती है। कि मैंने कह दिया कि ऊर्जा उत्पन्न नहीं हो सकती, नष्ट नहीं हो सकती, तो भाई कोई ऐसे क्यों मानेगा कि उत्पन्न नहीं हो सकती है नष्ट। इसके लिए कोई ना कोई सूटेबल प्रूफ हमें देना ही पड़ेगा। देखिए अब एक एग्जाम्पल की मदद से इसको समझने का प्रयास करते हैं कि ये जो है कि हम ये कह रहे हैं कि दोनों जो एनर्जी की फॉर्म्स हैं, पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी, ये उत्पन्न और नष्ट नहीं हो सकती और इनको आपस में हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए कि अब मैं बात करती हूँ कि मान लीजिए कि हम बहुत ऊंची बिल्डिंग पर खड़े हैं और उस बिल्डिंग पर हमारे हाथ में एक बड़ा पत्थर है जिसको कि हमने ये सोचा है कि हम ऊपर से नीचे जमीन पर गिराने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि ये जो पत्थर है जो कि यहाँ बिल्डिंग यहाँ है और हमारे हाथ में है। अब देखिए यहाँ पर जब ये पत्थर हमारे हाथ में है कि ये एक बिल्डिंग है काफी बड़ी सारी और यहाँ ग्राउंड है, ये ग्राउंड है और यहाँ ये पत्थर हमारे हाथ में है। ठीक, अब यहाँ पर इस स्थिति में देखिए कि जब ये पत्थर हमारे हाथ में है तो ये मूव नहीं कर रहा है, यानी कि इस जगह पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी तो कैसी है, मैक्सिमम, क्योंकि इसमें मूवमेंट नहीं है। लेकिन इस जगह इसकी काइनेटिक एनर्जी कैसी है, बिल्कुल जीरो या मिनिमम, क्योंकि इसमें मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। अब हम क्या करते हैं कि इस पत्थर को हम ऊपर से नीचे गिराते हैं तो क्या होगा कि जब हम इसे ऊपर से नीचे गिराएंगे तो इसकी काइनेटिक एनर्जी तो धीरे धीरे बढ़ेगी क्योंकि ये स्पीड गेन करेगा और पोटेंशियल एनर्जी इसकी धीरे धीरे कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जब ये बिल्कुल ग्राउंड लेवल से जस्ट ऊपर होगा उस समय इसकी पोटेंशियल एनर्जी तो हो जाएगी कैसी, बिल्कुल मिनिमम या जीरो, और इसकी काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो कैसी होगी, मैक्सिमम। कब होगी, जब ये जमीन को छूने ही वाला है उस समय, और जैसे ही ये ग्राउंड को टच कर देगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी मैक्सिमम और काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी जीरो। यानी कि यहां हमने ये देखा कि जैसे जैसे पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है वैसे वैसे स्पीड इंक्रीज होने की वजह से, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² है, v यानी स्पीड उसकी, तो जैसे जैसे स्पीड इंक्रीज होगी वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी कम होगी और जैसे जैसे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती है। तो ये तो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि दोनों की जो वैल्यू है किसकी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, ये हमेशा कैसे रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। कांस्टेंट यानी नियत, नियत यानी फिक्स रहती है। ठीक है, दोनों इंटर कन्वर्टेबल है। यहां से हम ये भी कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या है, इनवर्स है किसकी, पोटेंशियल एनर्जी की, यानी कि ये बढ़ेगी तो ये कम हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी अगर बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। इसके बाद बात आती है मैकेनिकल एनर्जी की। तो देखिए मैकेनिकल एनर्जी क्या है, व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा। मैकेनिकल एनर्जी यानी कि यांत्रिक ऊर्जा। तो किसी भी इक्विपमेंट के लिए या किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए उसकी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम है वो क्या कहलाता है, मैकेनिकल एनर्जी कहलाता है। तो मैकेनिकल एनर्जी बराबर हो गया काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का जो योगफल है उसे क्या कहा जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा कहा जाएगा। चलिए, तो आई होप ये टॉपिक अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब जो हमारी बुक का लास्ट टॉपिक है उसकी तरफ हम चलते हैं, रेट ऑफ डूइंग वर्क। चलिए स्टार्ट करें क्लास को। रेट ऑफ डूइंग वर्क यानी कि किसी भी काम को जब हम करते हैं तो उसको करने की दर क्या होती है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। चलिए, तो अब काम को करना हम कैसे पाते हैं कि कोई काम कैसे हो रहा है कि कम समय में अगर हम ज्यादा काम कर रहे हैं इसका मतलब पावर या स्पीड ज्यादा है ना,
और अगर ज्यादा समय में कम काम हो रहा है यानी कि पावर और स्पीड कम है, जैसे कि हम गाड़ी की स्पीड की बात करें तो वो गाड़ी जो कम समय में जिसका इंजन ज्यादा मजबूत है ना, ज्यादा सीसी वाला इंजन है, वो ज्यादा पावरफुल होगी। जैसे कि एक बात करें हम स्कूटर की और एक बात करें हम ट्रक की, तो ज्यादा हैवी इंजन किसका है? ट्रक का, यानी कि ट्रक ज्यादा लोड को ले जा सकता है जबकि स्कूटर उसको नहीं ले जा सकता। अब यहाँ हम बात करें रेट ऑफ डूइंग वर्क की, कि मान लीजिए कि एक ही दो बच्चे हैं, एक ही काम उन दोनों बच्चों को हम दे देते हैं, ठीक है। लेकिन होता यह है कि एक बच्चा उस काम को जल्दी कर लेता है और एक बच्चा उस काम को उस पहले वाले बच्चे के मुकाबले कुछ देर बाद कंप्लीट करता है। तो दोनों स्थितियों में हम क्या कहेंगे कि स्पीड किस बच्चे की ज्यादा है? जिसने उस काम को कम समय में कर लिया। अब यहाँ पर जब हम काम की बात करते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क, तो उसको हम पावर से डिनोट करते हैं। पावर बराबर होता है वर्क अपॉन टाइम, यानी कि अपॉन टाइम मतलब जितने कम समय में किसी काम को कर लिया जाएगा उसकी पावर उतनी ही ज्यादा होगी। जैसे कि मान लीजिए कि आप हैं और आपका ब्रदर या सिस्टर है, कोई भी है, मम्मी ने आपको कोई काम बताया, ठीक, वो जो काम है मान लीजिए कोई सामान लेकर आना है या बाजार जाके आना है या कहीं जाकर कोई काम करके आना है, तो मान लीजिए आप 10 मिनट में वापस आ जाते हैं, आपकी सिस्टर 15 मिनट में वापस आती है, या उसकी स्पीड कम है, तो पावर ये माना जाएगा कि पावर जिसने जल्दी काम को कर लिया उसकी पावर ज्यादा है और जिसको उस काम को करने में ज्यादा समय लगा उसकी पावर कम है। अब जब हम पावर को लिखते हैं तो इसकी एक एस यूनिट लगाते हैं और इसकी जो यूनिट होती है एसआई यूनिट ऑफ पावर वो होती है वॉट, ठीक है। वॉट जो है ये पावर की एसआई यूनिट होती है। अब इसका नाम एसआई यूनिट क्यों वॉट क्यों रखा गया है? तो साइंटिस्ट हैं जेम्स वॉट, उनके सम्मान में इसको लिखा गया है वॉट, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं इसी को। हाँ, अब वर्क को अपन किस में डिनोट करते हैं? जूल में, और टाइम को करते हैं सेकंड में। तो अगर मैं लिखूं वॉट को जूल पर सेकंड तो भी ठीक है, या इसको लिख दें जूल सेकंड इनवर्स तो भी ठीक है। तो एक वॉट बराबर जूल पर सेकंड भी हम लिख सकते हैं और पावर बराबर भी हम वॉट भी लिख सकते हैं और जूल पर सेकंड भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो एक वॉट बराबर हो गया जूल पर सेकंड। अब बड़ी यूनिट्स के लिए जो वॉट है उसको किलो वॉट में लिखा जाता है। आप किलो वॉट में इसको कैसे डिनोट करते हैं? तो किलो वॉट के लिए लिखिए कि 1 किलो वॉट जो होता है वो होता है 1000 वॉट के बराबर। 1 किलो वॉट, किलो हम जानते हैं जैसे 1 किलोग्राम है तो मल्टीप्लाइड बाय 1000, जैसे मैंने कहा 1 किलोग्राम यानी कि 1000 ग्राम। सेम वही बात यहाँ पर है कि 1 किलो वॉट इज इक्वल्स टू 1000 वॉट्स, ठीक है। तो 1000 वॉट्स लिख सकते हैं या 1000 जूल पर सेकंड भी इसको हम लिख सकते हैं। चलिए, तो ये तो हो गई बात किसकी? वॉट की। अब अगला एक और चीज कि ये जो वॉट पावर की एक और यूनिट है वो होती है हॉर्स पावर। ये इक्विपमेंट्स जो होते हैं जैसे मोटर वगैरह होती है हमारी, उनके लिए यूज में ली जाती है ये वाली यूनिट हॉर्स पावर। ये पावर ऑफ जो कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं जैसे मोटर वगैरह होती है जो पानी की, उनके लिए लिखा जाता है। और 1 हॉर्स पावर जो होती है वो होती है लगभग 746 वॉट्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल्स टू हाउ मेनी वॉट्स? तो 746 वॉट्स। चलिए, अब आखिरी जो टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का, चैप्टर हमारा लगभग कंप्लीट हो चुका है, वो है कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। तो इसको और नोट कर लेते हैं। चलिए आगे चलें और नोट कर लें इसको फटाफट, चैप्टर को कंप्लीट कर दें और नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इसके बाद अगली क्लास में कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। कॉमर्शियल यूनिट, कॉमर्शियल का मतलब जो कि किससे जुड़ी हुई है? कहीं ना कहीं लेन देन से जुड़ी हुई है। और लेन देन किसका? पैसों का। यानी कि कहां पर हमारी ये जो एनर्जी है, जो पावर हमने पढ़ी है, किस तरह फाइनेंशियली हमारे काम में आ रही है, उसकी यूनिट को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो हम यूनिट पढ़ने वाले हैं वो पढ़ रहे हैं हम हमारे घर में जो बिजली आती है जिसको हम कहते हैं यूनिट, है ना। कि जब बिजली का बिल आता है तो हम नोट करते हैं कि कितनी यूनिट बिजली हमारी खर्च हो गई।
तो ये जो यूनिट बिजली के खर्च होते हैं ये कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी में हम पढ़ते हैं। तो हम इस चैप्टर में ये भी पढ़ेंगे कि किस तरह हम ये पता करते हैं कि कितने यूनिट बिजली हमने खर्च कर लिए। तो कॉमर्शियल यूनिट ऑफ जो एनर्जी है उसको हम पढ़े। तो ऐसा यूनिट जब हमने पढ़ी पावर की तो हमने पढ़ी वॉट, लेकिन ये काफी छोटी यूनिट है। बड़ी यूनिट जो हम पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं 1 किलोवाट आवर। इसको लिखते हैं 1 kWh, किलोवाट आवर। अब ये क्या होता है किलोवाट आवर? तो किलोवाट आवर का क्या मतलब है, देखिए कि कोई ऐसी मशीन है, कोई मशीन है जो 1000 जूल एनर्जी को 1 घंटे तक जब काम में लेती है तो उसके द्वारा जो खर्च की गई एनर्जी है वो किसके बराबर हो जाती है? 1 किलोवाट आवर। मैं सीधे सीधा अंडरस्टूड है, ये 1 किलोवाट हो गया 1000 जूल, और कितने घंटे काम में ले लिया? 1 घंटे। तो ये जो एनर्जी काम में ली गई 1 किलोवाट आवर, इसको क्या कहा जाएगा? 1 kWh या 1 किलोवाट आवर इसको कहा जाएगा। अब 1 किलोवाट आवर को अगर हम जूल में डिनोट करना चाहें तो कैसे करें? देखिए कि 1 kWh 1000 जूल है हमारे पास, मल्टीप्लाइड बाय 1 आवर। अब 1 आवर यहाँ हम इसको जूल पर सेकंड थे यूनिट, तो इसको 1 आवर को किस में कन्वर्ट कर देंगे? सेकंड में। तो देखिए 1 आवर बराबर हाउ मेनी सेकंड्स? तो 1 आवर में मिनट्स कितने? 60, और 1 मिनट के अंदर सेकंड कितने? 60। तो मल्टीप्लाइड बाय 60 इंटू 60। अंडरस्टूड? 6 6 36, 3 4 एंड 5। ये हो गया 1 किलोवाट आवर। ठीक है, इसको जूल में लिखते हैं, ये हो गया जूल। और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे अगर तो 3.6 मल्टीप्लाइड बाय 1 2 3 4 5 और 10 की पावर 6 जूल। ये हो गया 1 किलोवाट आवर, दैट इज 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 जूल। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो मैं आपको साथ ही साथ बताती जा रही हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स की दृष्टि से ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो इनको आप अच्छे से लर्न करके रखें। तो ये हो गया 1 किलोवाट आवर, दैट इज 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 जूल्स। ठीक है, अब ये जो 1 किलोवाट आवर हमने लिखा है, तो हमारे घर का जो बिजली का बिल आता है उसमें लिखे होते हैं यूनिट्स, और ये जो यूनिट है ये ही है 1 किलोवाट आवर। यानी कि जब 1 किलोवाट आवर बिजली खर्च कर ली जाती है किसी भी इक्विपमेंट के द्वारा, तो उसके द्वारा खर्च की गई एनर्जी जो है वो किसके बराबर हो जाती है? 1 यूनिट के बराबर हो जाती है। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारे चैप्टर की। लगभग चैप्टर हमने पढ़ लिया, पूरा हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। एक क्वेश्चन और हम सॉल्व करके देखते हैं न्यूमेरिकल, जिसकी मदद से हम आसानी से इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, मान लीजिए कोई फैन है या कोई मोटर है जो कि 500 वॉट्स एनर्जी कंज्यूम कर रही है। कितनी? मान लीजिए 6 घंटे के लिए। अब हमें कैसे पता चले कि इसने कितनी एनर्जी कंज्यूम कर ली? तो देखिए पावर निकाले अपन, पावर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, 500 मल्टीप्लाइड बाय 6 कितना हो गया? 3000। ठीक है, अब ये क्या है? 3000 ये पावर है ना? पावर जो हमने निकाली, ये जो 3000 हमने निकाले, ये किसमें निकाले हैं हमने? सीधे सीधे जूल मल्टीप्लाइड बाय सेकंड। लेकिन इसको किलोवाट आवर में कन्वर्ट करने के लिए हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 1000 से। और कितने यूनिट खर्च हो गए? 3 यूनिट्स बिजली इसमें खर्च हो जाएगा। ठीक है, अंडरस्टूड? चलिए, तो आई होप चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताइएगा, और कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन न्यूमेरिकल समझ में नहीं आए तो वो भी बता दीजिएगा। क्लास अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स को भी बताइएगा, शेयर कीजिएगा। चलिए, मिलते हैं जल्दी अगली क्लास में। कोई नया चैप्टर पढ़ना हो तो उसके बारे में मुझे बता दीजिएगा, वो चैप्टर कल से हम स्टार्ट कर देंगे। चलिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।